उपसभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। उपसभापति महोदय, देश ने इन 7 दशकों के अपने सफल सफर में बहुत से ऐसे लम्हे भी देखे हैं, बहुत से ऐसे मौके भी देखे हैं जो कि इस देश के गौरवशाली इतिहास का साक्षी रहा है। मैं इन 7 दशकों के इस इतिहास भूगोल में नहीं जाता। मैं इन 18 वर्षों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन आया, मैं आपके माध्यम से वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। आज उपसभापति महोदय, कहा जाता है कि आज हिंदुस्तान 2 हो गया है। आज इस देश में 2 भारत चल रहा है। हमारी समझ में हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। 2 भारत तो मैंने कभी न सुना है न देखा है। लेकिन हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को समझने के लिए, संस्कार को समझने के लिए, संकल्प को समझने के लिए और समावेशी सोच को समझने के लिए हमें इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर और सोच से बाहर निकलना होगा। जब तक हम इंडिया इज इंदिरा और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जब तक हम कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस के सुरूर के हैंगओवर में रहेंगे, तब तक हम अपने हिंदुस्तान के उस गौरवशाली संस्कार को, उस सनातनी संस्कृति को, उस संकल्प को मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। आज हमें इस बात का गर्व है, हम सबको गर्व है, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी राजनीतिक विचारधारा का है, लेकिन अपने हिंदुस्तान की इस मट्टी पर हम सब गर्वान्वित हैं। गर्व करते हैं कि हमारा ये जो एक संकटों का, कंटकों का सफर रहा है, वो सफल भी रहा है और आज दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी एक धाक भी जमाई है। मैं इन 18 सालों में जो बदलाव हुआ, मैं एक एक करके, मैं 18 सालों में कम से कम 28 ऐसे बदलाव हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं, और तो बहुत हैं जो और भी साथियों को ध्यान में होगा। जो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश ने महसूस किया, वो इस देश ने महसूस किया, इस लोकतंत्र में, इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में प्रधानमंत्री पद के इंस्टीट्यूशन की गरिमा, क्रेडिबिलिटी और सम्मान बहाल होना। एक आप शेर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता। उपसभापति महोदय सुनेंगे, लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज से 8 साल पहले क्या स्थिति थी? प्रधानमंत्री कार्यालय कहीं और से चलता था, प्रधानमंत्री जी को निर्देश कहीं और से मिलता था, और वही नहीं, कैबिनेट जो डिसीजन करती थी नॉनसेंस और न्यूसेंस कह के उसे फाड़ दिया जाता था। आज जो बदलाव हुआ, इस देश में कोई मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मजबूत प्रधानमंत्री है, और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथों में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश की समृद्धि पूरी तरह से महफूज भी है और मजबूत भी है। ये बदलाव मैंने आपको पहला बताया। मैं दूसरा बदलाव बताना चाहता हूं सर। मैं दूसरा दो बदलाव आया है सर, कि हम जो है वो 8 साल पहले के जो किस्से कहानियां सुनते थे, इस हाउस में हम सब ने उस माहौल को भी देखा है, उन हालात को भी महसूस किया है कि हर दिन किस तरह की चर्चाएं होती थी, करप्शन से लेकर के ये जी, वो जी, फला जी, डिमाका जी, ये सब कुछ सुनाई पड़ता था।
आज हम जब सकारात्मक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान हो गया है। एक हिंदुस्तान जो है वो सनातनी सोच का है और एक हिंदुस्तान सामंती सोच का है। तो ये सोच और नजर और नजरिए में फर्क है। सर, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने इस महसूस किया, आदरणीय नेता विरोधी दल भी आ गए हैं, उनका भाषण मैंने पूरा सुना था। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत को पर रोक लगी है। कट कमीशन करप्शन की विरासत और तुष्टीकरण की सियासत पर रोक लगी है और राजनीतिक तुष्टीकरण के छल को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया गया है। यह हुआ पांचवा परिवर्तन। सर, यह छठा परिवर्तन जो है, जो महत्वपूर्ण है, हम सब दिल्ली में बहुत वर्षों से रह रहे हैं, सुनते रहते थे कि साहब ये दिल्ली में ये नेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस है, ये इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस है। जहां से किसी भी सरकार का कोई काम आपको कराना हो तो उस इंटरनेशनल लाइसेंसिंग ऑफिस के से आप करा सकते हैं। आज जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी की गई है। ये फर्क है मोदी जी के आने के बाद का। सर, जो सातवां फर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आज इस देश की राजनीति और इस देश के सियासी संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज परिवार के सियासी परिक्रमा नहीं बल्कि परिश्रम और पराक्रम की संस्कृति ने जन्म लिया है। आज परिवारों की पॉलिटिकल परिक्रमा के आधार पर देश की सरकारें और देश की सियासत तय नहीं हो रही है, बल्कि परिश्रम और परफॉर्मेंस, परिश्रम और परिणाम के आधार पर इस देश की संस्कृति, सियासी संस्कृति और संस्कार को नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया है। यह फर्क आया है, नवा फर्क। सर, 10वां फर्क क्या है? जो लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, उसका रोब, उसकी धमक, उसका खौफ, वो आम आदमी को चढ़ाने लगा था। आम आदमी को लगता था कि ये तो लाल बत्ती टी टी करता हुआ आया, ये तो हमारे ऊपर सारा रोब जमा रहा है, हमसे कोई सुपरमैन है ये। उस लाल बत्ती कल्चर को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया और इस रोब की जो राजनीति थी, जो ध्वंस की राजनीति थी, उस पर विराम लगाया। ये फर्क है, ये 10वां फर्क है। उसके अलावा सर, कभी कहा जाता था कि इस देश के संसाधनों पर किसी एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है। मैं इसलिए कहता हूं, वो जानते थे कि अधिकार देने वाले नहीं हैं, लेकिन कहते जरूर थे। इसीलिए कहा हमने कि जो राजनीतिक तुष्टीकरण का छल था, उसको हमने समावेशी और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है कि एक देश के संसाधनों पर एक संप्रदाय का अधिकार है। मोदी जी ने क्या परिवर्तन किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का है। उसकी आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। यह परिवर्तन 11वां है सर। सर, एक और परिवर्तन है, जो कोटा, परमिट, कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या राज चलते थे। इस पूरे के पूरे देश की जो गरीबों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए, गरीबों के विकास के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की तरक्की के लिए जो पैसा पहुंचना चाहिए, कभी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से पैसा चलते चलते घिस करके और कितना हो जाता है। आज वो घिसने की रफ्तार खत्म हो गई है। डीबीटी के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, चाहे वो
किसानों को हो, मजदूरों को हो, महिलाओं को हो, बुजुर्गों को हो या समाज के किसी भी वर्ग को, ये एक फर्क आया है कि रुपए घिसने की जो गड़बड़ झालत है उसमें रोक लगी है। सर, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपने देखा होगा कि हमारे देश में 12वां मैं बता रहा हूं कि जिसमें कि हमारे देश में कानून हम लोग बनाते रहते थे, बहुत झगड़े भी करते थे कि साहब इस बिल पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इस बिल पे 2 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, 5 घंटा होगा, बिल बन गया। अब बिल का ढेर लग जाता था, कानून बन जाते थे। एक ही चीज पर 10 क्रिमिनल कानून बन गए और उसके बाद उनमें से जो है वो हमने, जब मुझे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का काम मैं देख रहा था सर, तो मैंने निकलवाया कि ये बिल इतनी पार्लियामेंट ने पास किया, इतना समय लिया, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें अपने अपने सुझाव दिए हैं, स्टैंडिंग कमेटी ने या सिलेक्ट कमेटी ने उस पर अपनी बात कही होगी, लेकिन हुआ क्या उसका? तो पता लगता है कि साहब बिल तो जो है वो 12 साल पहले, 13 साल पहले बन गया था, रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है अभी। यानी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने उसे पास कर दिया, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। ऐसे 1500 से ज्यादा बिल जो बिल की प्रभावी नहीं थे लेकिन बिल की शक्ल में किताबों का हिस्सा बने हुए थे, उनको रिपील किया। मोदी जी ने आकर के कानून जहां जरूरत थी बनाया भी, और जो जिस कानून की जरूरत नहीं थी उसका खत्म भी किया। ये बदलाव आया, 14वां बदलाव। सर एक और बदलाव, जो बहुत बड़ा बदलाव मैं मानता हूं कि जो कि हर देशवासी को गर्वान्वित करने वाला है, ये जो दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना होता था, उस पर रोक लगी है। उपसभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं दंगों का हफ्ता और आतंकवादी धमाकों का महीना कि देश का कोई हिस्सा, भागलपुर से भिवंडी तक देख लीजिए, गुवाहाटी से लेकर के और आप वाराणसी चले जाइए, देश के किसी न किसी हिस्से में जो है वो दंगा फसाद, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता रहता था और देश जो है इन दंगों की आग से बेचैन रहता था। और उसके साथ साथ आतंकवाद महीने में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, कभी जो है वो दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकवादी धमाका करते थे, तो कभी मुंबई में धमाका होता था, तो कभी गुवाहाटी में धमाका हो जाता था, हैदराबाद में धमाका होता। कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां महीने 2 महीने में आतंकवादी बेखौफ होकर के आतंकवादी अपनी हरकतें न करते हों। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद जो एक बड़ा बदलाव आया, जो उन्होंने संकल्प लिया कि सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, सुरक्षा पर जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और यह दिखा दिया पूरी दुनिया को कि हिंदुस्तान अपने देश के लोगों की, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के संकल्प से लबरेज है, भरा हुआ है। और इसीलिए हमारे पड़ोस के ने एक हिमाकत करने की कोशिश की थी। इस बीच में हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की, घुस करके चूहे की बिल से निकाल करके आतंकवादियों को तबाह किया। अफसोस कि उस समय भी हुआ था, जिस देश ने उसे प्रायोजित किया था वो हमसे सबूत मांग रहा था। हमारे कुछ यहां के साथी जो है सवाल पूछ रहे थे, उस समय भी सबूत और सवाल की जुगलबंदी शुरू हो गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर। यह बदलाव हुआ सर। तीसरा 18वां बदलाव सर, हमारे देश में जो है वो हमारे देश के तमाम महापुरुष, महानायक, जिन्होंने कि हमारे देश के, हिंदुस्तान के निर्माण में, हिंदुस्तान की आजादी के लिए, आज हम अगर सुकून के साथ इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन तमाम महापुरुषों का ये देश ऋणी है जिन्होंने की कुर्बानियां दी। परिवार के परिवार उनके जो है वो तो उन्होंने कुर्बान कर दिए अपने।
हम लोग जब गाना गाते हैं कि जरा आंख में भर लो पानी, जरा याद करो कुर्बानी। लेकिन दिक्कत आई कि हमारी इस देश की कुर्बानी को भी परिवार के पालने में समेट के रख दिया गया। देश के जो महानायकों ने कुर्बानी दी थी वो सीमित कर दी गई। मोदी जी ने आने के बाद जो फर्क हुआ कि हमारे जो लाखों महानायक थे, नायक थे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं पे इग्नोर कर दिए गए थे, उनको सम्मान दिया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि जो पहले थे वो हैं, लेकिन ये भी हैं जिन्होंने कि देश के लिए खून बहाया है, देश के लिए कुर्बानी दी है। आज तुम इस देश में गर्वान्वित होकर के अपने आप को हिंदुस्तानी कह रहे हो तो इनके ऋणी हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडिया गेट पर आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया की सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा गुजरात में है। महू, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का राष्ट्रीय स्मारक, एक लंबी श्रृंखला है। तो हमने जो है वो इस देश के नायकों और महानायकों को परिवार के घेरे से बाहर निकाल करके और हिंदुस्तान के घेरे में रखा, बताया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि वो तो थे ही, ये भी हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये परिवर्तन सर आया है। सर, एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो अभी कल मैं सुन रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, फला फला फला, वो बिल्कुल नाकारा हो गए हैं, बंधक हो गए हैं, एक तरह से उसका कहना था। सर, मैं आपका बड़ा अनुभव है, आदरणीय नेता विरोधी दल का बहुत अनुभव है इस देश के पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, इतिहास का। एक वक्त वो था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते थे और उस सुप्रीम कोर्ट को के फैसलों को निष्प्रभावी करने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल होता था। कई ऐसे फैसले हैं। मैं लेटेस्ट फैसले आपको मैं 3 तलाक का बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 तलाक एक क्रिमिनल कुरीति है, कुप्रथा है, इस पर कानून बनना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। उस वक्त जो है वो कुछ लोगों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए इसी पार्लियामेंट में उस समय की सरकार यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कानून बनाया और कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे, जो कि संविधान में समानता के अवसर देने वाली बात थी, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई बात थी। नहीं माना। मोदी जी ने क्या किया? जो परिवर्तन आया सर, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को कानूनी तौर से क्राइम माना, कुरीति माना, कुप्रथा माना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए हम इस पार्लियामेंट में कानून लाए। पार्लियामेंट का सम्मान कौन करता है? ऐसी तो बहुत सी घटनाएं हैं। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस समय की प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उसके बाद क्या हुआ था किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास लिस्ट है, कम से कम 312 ऐसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हुए जिसको कि निष्प्रभावी बनाने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल हुआ। हम तो प्रभावी बनाने के लिए सर करते रहे। सर, इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बदलाव देश ने देखा सर, वो बदलाव कश्मीर जो हमारे देश का ताज है, जम्मू एंड कश्मीर, हम लोग सोचते थे कभी मतलब सोचते भी, बात भी करते थे यार 370 तो खत्म हो ही नहीं सकता। जितनी भी सेंटर के आप बिल हम पास करते थे, कानून बनाते थे, उसमें लिखा जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये कानून जो है, बिजली जाएगी देश भर में, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगी अगर पार्लियामेंट बनाएगा। पानी के लिए जो कानून बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं होगा। रोजगार के लिए जो बनेगा वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होगा। जो पिछड़े हैं, कमजोर तबके हैं, उनके रिजर्वेशन का कोई फैसला पार्लियामेंट करेगी, वो एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा। शिक्षा से जुड़े हुआ कोई फैसला होगा, उस पर एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर लिखा रहेगा।
जम्मू कश्मीर को देश की प्रगति की धारा से काटने वाले 370 को खत्म किया। ये परिवर्तन आया मोदी जी के शासनकाल में। और आज पार्लियामेंट को ये लिखने की जरूरत किसी बिल पर या किसी कानून पर नहीं पड़ती कि ये जो शिक्षा का कानून है, ये जो रोजगार का कानून है, ये जो बिजली पानी सड़क का कानून है, ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये परिवर्तन सर बहुत बड़ा आया है। उसके अलावा आपने सीए का देखा होगा। सीए पर लेकर के काफी भ्रम भय का माहौल पैदा किया गया, जबकि यह हिंदुस्तान का उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में और भुट्टो साहब के समय में एक फैसला हुआ कि जो उस देश के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे अफगानिस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान उनकी सुरक्षा करेगा, उनके सम्मान की, उनके संस्कृति के, उनके धार्मिक स्वतंत्रता की। ये पंत मिर्जा एग्रीमेंट के तौर से जाना जाता है। वो एक संकट का समय है जब तालिबानी मानसिकता ने जो है वो इन देशों को अपने चपेट में ले लिया। वहां के जो अल्पसंख्यक की बात मैं कह रहा हूं तो वहां हिंदू, वहां पर जो है सिख भाई बहन, वहां पर क्रिश्चियन और भी जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जैन हैं बहुत से और सभी लोग रहते हैं, उनका सम्मान, उनकी संस्कृति, उनके धार्मिक अधिकार पूरी तरह से खतरे में आ गए। ये देश की जरूरत थी, ये पार्लियामेंट की जरूरत थी। जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था, उस फैसले को प्रभावी कराने की जरूरत थी। और सीए में अमेंडमेंट आया, आप सबने पास किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। और जिस वक्त अभी अफगानिस्तान में तालिबानियों का जुर्म चल रहा था, उस वक्त वहां से इसी सीए की वजह से, सीए के जो संशोधन किया गया, इसी वजह से वहां के तमाम हिंदू भाई, वहां के तमाम सिख भाई, तमाम यहां तक कि जो मुस्लिम भाई बहनें थी, उनको भी हिंदुस्तान सुरक्षित लाने और उनकी सुरक्षा करने का काम हुआ है। यह परिवर्तन आया है मोदी जी के आने के बाद और उससे पहले जो 10 साल था उसमें। सर, एक परिवर्तन और आज देश एक बहुत संकट और कंटक के काल में गुजर रहा है। अभी भी कोरोना का संकट आया, किसी भविष्यवक्ता ने यह नहीं कहा था कि कोरोना कब आएगा और कैसे आएगा और कौन कितनों को मारेगा, कितनों को नहीं मारेगा। किसी वैज्ञानिक को नहीं पता था। एक ये बहुत बड़ी आपदा आई और 100 साल पहले जब ये आपदा आई थी, उपसभापति महोदय, जिसे कि स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था, उस वक्त हमारे देश की आबादी कितनी थी? 30 करोड़। इस 30 करोड़ में बांग्लादेश और पाकिस्तान सब मिला के मैं कह रहा हूं 30 करोड़। उस 100 साल पहले उस स्पेनिश फ्लू में कितने लोगों की मौत हुई थी? 2 करोड़ से ज्यादा मौत, ये डॉक्यूमेंट है। आज हमारी आबादी 140-50 करोड़ के इर्द गिर्द होगी। जिस वक्त ये संकट आया 2020 जनवरी में, फरवरी में, उस वक्त जो है वो हमारे पास ही क्या, जो सुविधा संपन्न देश भी थे सर, उनके पास भी कोई सुविधा संसाधन लोगों की सेहत सलामती के लिए नहीं था। हमारे देश के तमाम लोग, जो लोग विदेशों में रह रहे थे, लाखों की संख्या में लोग थे, जिनको कि उनके देश के लोग जो है वो कह रहे थे आप हमारे देश खाली करो, क्योंकि हर आदमी, हर देश अपने अपने लोगों की सेहत और सलामती की चिंता कर रहा था। मोदी जी ने आने के बाद फौरन पहला काम किया, जो लोग यूनाइटेड अरब अमीरात में थे, जो लोग जो है वो ब्रिटेन में थे, अमेरिका में थे, ईरान में थे, इराक में थे, सऊदी अरब में थे, या देश के अपने अलग दुनिया के हिस्सों में थे, विशेष व्यवस्था करके उनको यहां सुरक्षित हिंदुस्तान लाना, उसके बाद उनको जो है वो उनके यहां रुकने की व्यवस्था करना, कुछ उसमें हमारे फौज के लोगों के संस्थानों को जो है प्रयोग किया गया, कुछ और संस्थान बनाए गए, क्योंकि ये सब एकदम
बहुत जल्दबाजी में हो रहा था। लाखों लोगों को भारत से सुरक्षित लाना उनकी सेहत सलामती, और करोड़ों लोगों के हिंदुस्तानियों की सुरक्षा और सेहत सलामती। और जो 2 करोड़ सर हम लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, वो 2 करोड़ लोगों में जो डॉक्यूमेंट है सर, उसमें लगभग 80% लोग भूखमरी से मर गए थे, दवा न मिलने की वजह से मर गए थे। मोदी जी ने आने के बाद क्या किया? मोदी जी ने सबसे पहले जो गरीब था, जो कमजोर तबका था, इस संकट काल में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाने पीने की, अनाज की और भोजन की व्यवस्था करी, जो आज तक चल रही है। अभी समाप्त कीजिए आपका समय। ये एक बहुत बड़ा सर परिवर्तन है और बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि आज जो है वो मैं 18 साल की बात कर रहा हूं, यानी आज से 8 साल 10 पहले क्या था और आज क्या है सर। उसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, जब आज देश की, मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं, आज देश की सर, आपके बहुत सारे स्पीकर हैं। हाँ सर, और आपका जो टाइम था वो खत्म हो गया। तो सर ऐसा है, मैं एक बार, जब ये सरकार बनी 2014 में, जनता ने जनादेश दिया, तो उस वक्त पूरे देश में शोर मचा। किसी ने असहिष्णुता का शोर मचाया, किसी ने कहा कि इस देश से तो अब तमाम देशों की कुट्टी हो जाएगी, खासतौर से इस्लामिक देश तो अब इधर झांकेंगे भी नहीं। ये सारे के सारे चुनौतियां, और यही नहीं, इस देश के संस्कार, इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान और इस देश के राष्ट्रवाद की जो सियासी लिंचिंग हुई है, उसकी पराकाष्ठा हुई। और एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं से पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने की साजिश और षड्यंत्र होती। जो मोदी बैशिंग की सनक थी, वो भारत बैशिंग का साजिश का रूप लेने लगी। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की ताकत, हिंदुस्तान की शक्ति और हिंदुस्तान का और हिंदुस्तानियों के सम्मान पर नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति ने उस पर असर नहीं पड़ने दिया, आंच नहीं आने दिया। सर, ये 28वां बदलाव है इन 8 सालों के अंदर का, जो पिछले 10 सालों का और 8 साल के बीच में है। तो सर, हम अपनी एक ही बात कह के खत्म करेंगे कि इस संकट के समय में, इस कंटक के समय में, जब कोरोना का भी कहर था, तूफानों का भी झोंका देखा, टिड्डियों का भी हमला देखा, फिसड्डियों का भी हमला देखा, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के लोगों के लिए कमिटमेंट किया था, इस देश के लोगों के सम्मान, इस देश के लोगों की सुरक्षा, इस देश के लोगों की समृद्धि का जो संकल्प लिया था, उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। इस संकल्प के साथ इस सरकार ने काम किया, और आपको इन 8 सालों में 28 बदलाव जो मुझे याद आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। थैंक यू।